जनन, ठीक है ना। जनन क्या है, कैसे जीवों में जनन कैसे होता है, तो सबसे पहले जनन क्या है, क्योंकि यहाँ जीव जनन कैसे करते हैं ये लिख कर के आ गया है, तो हम देखते हैं जनन, ठीक है ना। जनन क्या है, ठीक। अब जनन क्या है, जनन इसको हम डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे तो समझ में आता है कि जनन सजीवों का वह गुण है, ठीक है ना। जनन सजीवों का वह गुण है जिसके कारण उनकी जाति की निरंतरता बनी रहती है। कंटिन्यूटी है ना, जीवों की जाति की कंटिन्यूटी बनी रहती है, उससे हम जनन कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया जनन क्या है। जनन वह गुण है जिसके द्वारा सजीवों की जाति की निरंतरता या कंटिन्यूटी बनी रहती है। अब कैसे बनी रहती है, देखिए हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर हजारों वर्ष से जीव जंतु रहते हैं, और वो रहते हैं, आपने देखा होगा कि मान लो आपके जो कई पीढ़ियां हैं, आपने कहा हमारे बाबा, आपके बाबा होंगे, उनके समय में भी ये पेड़ पौधे जानवर पाए जाते थे। मान लो आम का पेड़, नीम का पेड़, पेड़ पौधे हैं, शीशम का पेड़ देखते होंगे, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ चले आए, और आप भी देख रहे हैं कि वो पेड़ अब भी चले आ रहे हैं। ठीक, इसी तरह से हमने देखा कि जो कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, गधा, घोड़ा, खच्चर जानवर हम देखते हैं, पहले भी थे, अब भी चले आ रहे हैं। तो हमने कहा ये ऐसा क्या है, क्यों चले आ रहे हैं उनकी, तो ये समझ में आया, ये सब का कारण जनन है। जनन के कारण ही सजीवों की जाति की एक निरंतरता बनी रहती है। मान लो 500 साल, 200 साल, अब देखते हैं कि 2000 साल पहले जो पेड़ पौधे थे, जंतु थे, वो आज भी है, आज भी पाए जाते हैं। तो अब जबकि जीवन काल है, आपने कहा कि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है, कोई 50 वर्ष जीवित रहता है, सबके अलग अलग जीवन काल है, लेकिन उनकी संतानें होती हैं, वो फलती फूलती हैं, और फिर उनकी संतानें होंगी तो वो बड़े फलेंगी फूलेंगी, जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, ये क्रम चलता रहता है, और वो जातियां पाई जाती हैं। तो हमने कहा इसका मुख्य कारण जनन है। तो जनन सजीवों का वह गुण है जिसके कारण उसकी जाति की निरंतरता या सजीवों की जाति की निरंतरता बनी रहती है। अब इसमें आता है ये डीएनए की प्रतिकृति बनाना, ठीक है ना, डीएनए की प्रतिकृति बनाना। तो डीएनए की प्रतिकृति क्या है, डीएनए की प्रतिकृति बनाना, ठीक है। अब डीएनए है क्या है, डीएनए सजीवों में आरएनए, डीएनए की प्रतिकृति बनाना, माने डीएनए है वो रेप्लिकेशन करता है, अपने जैसी प्रतिकृति बनाता है, जिसको रेप्लिकेशन कहते हैं। जैसी रचना डीएनए की वो वैसी डीएनए बना लेता है। उसका एक ये गुण है, एक उसकी एक डीएनए है, एक स्थायी संरचना है कोशिका के अंदर। तो डीएनए है वह अपनी प्रतिकृति बनाता है, अपनी जैसी रचना स्ट्रक्चर बना लेता है, उसमें ये गुण है। अब जैसे हम जीवों में देखते हैं, एक जनक कोशिका है, पेरेंटल सेल है, तो जनक कोशिका से उनकी डॉटर सेल बनती हैं। एक जनक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, डॉटर सेल बनती है। वह डीएनए के कारण है। किसके कारण है, डीएनए के कारण। डीएनए की प्रतिकृति बनती है जिसके कारण हमने कहा जनक कोशिका से संतत कोशिकाएं, उनका निर्माण होता है, और इसी को हम जनन कहते हैं, इसको हम जनन कहते हैं। अब जनन के हमने कहा जनन के मेथड क्या है, कौन कौन सी विधियां हैं, तो जनन की मुख्य रूप से 2 विधियां हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमने ये बताया डीएनए है अपनी जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है ना। जैसा डीएनए उसका एक गुण है,
वो अपनी जैसी स्ट्रक्चर बनाता है। इसको कहते हैं प्रतिकृति बनाना या जो है रेप्लिकेशन करना। तो अब उसके कारण ही एक कोशिका है 2 कोशिकाओं में बदल जाती है। माना एक कोशिका टूटती है जनक कोशिका तो 2 कोशिकाएं बनती हैं, तो उसको हम डीएनए की रेप्लिकेशन के कारण है, जिसको हमने कहा यह जन्म का एक गुण है। ठीक है, अब इसमें आता है कि जनन की विधियां क्या हैं। नंबर 1 है अलैंगिक विधि। कौन सी है? अलैंगिक विधि। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक, अलैंगिक विधि है। और दूसरी है लैंगिक विधि है। लैंगिक विधि। ठीक, अब क्योंकि अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए पहले अलैंगिक विधि को या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक, क्या है ये अलैंगिक जनन? तो बताया कि एकल जनक द्वारा हाँ जी, देखिए एकल जनक द्वारा जो संतानें उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। एकल जनक कैसे? हमने कहा एक जीव है, एक जीव अपने जैसी संतानें उत्पन्न कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा गुलाब है। अब गुलाब का एक पौधा है, उसकी उसके तने की कोई शाखा है, उसको काट के कहते कलम लगा करके आप जमीन में दबाते हैं, उसके फिर गुलाब के पौधे, दूसरे कई गुलाब के पौधे हो जाते हैं। गन्ना है, गन्ने के तने के कलम बना करके टुकड़े काट करके जिसमें के कलिकाएं होती हैं और जमीन में दबाते हैं तो कई गन्ने के पौधे बन जाते हैं। तो हमने कहा ये एक गन्ने के तने से अनेक गन्ने के पौधे तैयार हुए, एक गुलाब के पौधे की शाखाओं से अनेक गुलाब के पौधे तैयार हो गए। ये अलैंगिक जनन है। इसमें हमने कहा कि एक ही, मतलब चाहे वो माता है या पिता है, एक ही जनक के द्वारा जब संतानें उत्पन्न होती हैं उसे हम एकल जनक कहते हैं, वो अलैंगिक विधि कहते हैं। ठीक है ना। तो बताया एकल जनक द्वारा, इसको हम सिंगल पेरेंट्स, ठीक है ना, सिंगल पेरेंट्स या एकल जनक द्वारा उत्पन्न संतानें, ठीक है ना, उत्पन्न संतानें, हाँ अपने जैसे कह सकते हैं एकल जनक कहते हैं। एक सिंगल, चाहे सिंगल पेरेंट्स है, चाहे पिता हो या माता हो, ठीक है, उसके द्वारा ही नए संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे बताया गुलाब है, गुलाब से अनेक गुलाब पैदा हो सकते हैं, गन्ना है, गन्ने से अनेक गन्ने पैदा हो सकते हैं, आलू है, आलू को बीज से हम काट करके बो देते हैं तो उससे अनेक आलू के पौधे पैदा हो सकते हैं। तो इसको हमने कहा एकल जनक है वो, क्या सभी एकल जनक। एकल जनक द्वारा उत्पन्न संतानें क्या कहलाएंगी? ये इसको एकल संतानें जो, सुनिए आगे, जो शारीरिक या आकार की, कहिए जो आकार की और आनुवांशिक रूप से, जो आकार की और आनुवांशिक रूप से समान होती हैं। से समान होते हैं, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन, और ये अलैंगिक जनन है। हाँ,
अलैंगिक जनन कहते हैं, इसे क्लोन भी कहते हैं, इसे क्लोन भी कहते हैं, इसे क्लोन भी कहते हैं। क्लोन समझ में आ गया? क्लोन क्या होते हैं? तो बताया कि एकल जनन द्वारा उत्पन्न संतानें जो आकार की और आनुवंशिक रूप से समान होती हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, और इसे क्लोन भी कहते हैं। अब क्लोन कहते हैं, जैसे गुलाब है, रेड गुलाब है, और गुलाब को आप लगाएंगे, अगर रेड फ्लावर्स आते हैं तो लगाओ उसमें रेड ही फ्लावर आएंगे, व्हाइट नहीं आएंगे, और वो पहले जैसे पौधे पे आए थे वैसे ही आएंगे। तो अब हमने कहा कि अलैंगिक जनन है ये, इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद है इसकी विधियां कौन कौन सी हैं, माने अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक, अब इसकी विधियां हम देखते हैं इसके बारे में। और इसकी विधियों में सबसे पहले वैसे सूक्ष्म जीव है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनमें सूक्ष्म जीवों में ये विधि अधिक पाई जाती है, कुछ पौधों में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक इसका है नंबर 1, सबसे पहला आएगा विखंडन द्वारा या द्वैखंडन, इसको हमने द्वैखंडन कहा या विखंडन भी कह सकते हैं इसे, ठीक है ना। विखंडन द्वारा या द्वैखंडन विधि है। तो इसको विखंडन है बाय फ्रेगमेंटेशन, विखंडन द्वारा। अब विखंडन द्वारा है, अब इसमें क्या है, जैसे एक अमीबा है, अमीबा है, हमने कहा देखिए अमीबा इस तरह की एक स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे करके ये ऐसे एक स्ट्रक्चर है, और ऐसे ये इसका केंद्र है, और एक अमीबा है, और धीरे धीरे अमीबा है, उसकी जो सेल है वो दो भागों में डिवाइड होगी। तो ये भाग ऐसे करके लंबा इस तरह से हो जाएगा, ये ऐसे 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 हो जाएगा, इसका केंद्र है वो कुछ लंबा हो जाएगा। बीच में नहीं बोलिए, बता रहे हैं आपको, समझा रहे हैं। और फिर ये धीरे धीरे करके ये ऐसे ऐसे करके ये ऐसे 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 ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये केंद्र है, ये अभी 2 भागों में है, और यहाँ जा करके फिर 2 नए अमीबा तैयार हो जाएंगे। ठीक, ऐसे ऐसे ये, और ये ऐसे ऐसे ये अमीबा। तो हमने बताया कि ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है, टूट जाता है धीरे धीरे करके, और इससे ये 2 अमीबा कोशिकाएं बन जाती है। ये तो हमने कहा ये ऐसी तरह बैक्टीरिया है, उनमें ये जो सूक्ष्म जीव हैं उनमें ये कौन सा मेथड है, विखंडन द्वारा, माने एक अमीबा की जो कोशिका है वो है 2 भागों में डिवाइड हो जाती है धीरे धीरे करके। उसमें जब ये जीव द्रव्य है उसका प्रोटोप्लाज्म है तो दब जाता है, वो लंबाई कुछ होता है, केंद्र की लंबाई में फैल जाता है, और फिर ये ऐसे करके ये यहाँ पर, और फिर अंत में जाके टूट करके 2 नए अमीबा बन जाते हैं। तो हमने कहा ये विखंडन विधि द्वारा है। तो विखंडन विधि है, तो इसमें एक तो आता है द्वैखंडन विधि, माने जब एक जीव है 2 भागों में विभक्त होता है, 2 भागों में टूट जाता है, तो उसको हम द्वैखंडन विधि कहते हैं। तो विखंडन का एक ये द्वैखंडन भी है, इसको हम द्वैखंडन विधि कह सकते हैं। कोई दो भाग हो जाते हैं तो द्वैखंडन विधि है, ठीक है। और तो इस तरह से इसका विखंडन में, अब एक इसका बहुखंडन भी आता है। विखंडन के हम और 2 भाग करें तो एक द्वैखंडन विधि, एक बहुखंडन विधि। अब बहुखंडन में क्या है, देखिए बहुखंडन विधि में एक मान लीजिए कि जैसे एक का जो कंडीशन है वो डिफरेंट, मतलब प्रतिकूल हो जाती है, माने हम अनुकूल नहीं होती। तो जब सूटेबल कंडीशंस नहीं होती हैं तो एक ऐसी, उसमें अनेक कोशिकाएं एक साथ डेवलप होती हैं, इस तरह से डेवलप कोशिकाएं हो जाती हैं, और एक झिल्ली के द्वारा वो आपस में जुड़ी हुई होती है, ऐसे जुड़ी होती है ये, ठीक है। और फिर जब
अब प्रतिकूल मौसम है। अब प्रतिकूल मौसम कैसा, मान लो बरसात का मौसम तो अनुकूल होता है, और बरसात के बाद फिर आपने कहा ठंड का मौसम आया, बहुत भारी कड़ाके की सर्दी पड़ती है, तो प्रतिकूल मौसम है। या मई जून की गर्मी पड़ती है, प्रतिकूल मौसम है। तो इसके चारों ओर एक लेयर बन जाएगी जैली जैसी, उसमें ये बंद रहेगा, और जब अनुकूल मौसम आएगा तो ये लेयर फट जाती है और एक साथ कई जीव या कई कोशिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसको हमने कहा ये बहुखंडन है। बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में होता है। तो इस तरह के मेथड से माने एक कोशिका से एक साथ असंख्य कोशिकाएं, असंख्य जीव पैदा हो जाते हैं, क्योंकि एक जीव में एक कोशिका है, इनके में अमीबा में एक कोशिका है, एक जीव भी है। बैक्टीरिया है, जीवाणु एक कोशिका होती है, एक जीव भी होता है। पैरामीशियम एक कोशिका, एक जीव भी होता है असंख्य एक साथ जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसको हमने कहा ये बहुखंडन विधि है। और द्विखंडन विधि आपको ये बताई दी मैंने, द्विखंडन विधि है, ये बहुखंडन विधि है। अब इसके बाद दूसरा मेथड आता है मुकुलन विधि, ठीक है ना, बाई बडिंग मेथड। कौन सा है, तो हमने अब दूसरा देखेंगे हम, ये मुकुलन विधि है। हमने कहा मुकुलन या बडिंग मेथड है, ठीक है। ये अब बडिंग क्या है, बडिंग किसे कहते हैं, ठीक है ना, बडिंग बाई मुकुलन द्वारा बडिंग मेथड है। तो इसमें क्या है कि एक कोशिका है, जैसे ईस्ट सेल है। अब ईस्ट सेल हमने कहा कैसे होती है। अब ईस्ट सेल है, इस तरह की एक अंडाकार रचना है ये। अब क्या है, जब इसमें जनन प्रारंभ होगा तो एक कोशिका में उभार उत्पन्न होगा धीरे धीरे करके। मान लो ये है, यहाँ से उभार ऐसे हुआ, और फिर ये उभार बढ़ करके ऐसे करके ये उभार ये बढ़ गया, ठीक है। ये माने एक उभार तैयार हो गया, इसको हमने कहा ये मुकुल है, इसको बड कहते हैं। ये मुकुल है, बड है, और फिर यहाँ से एक और कोशिका यहाँ से निकली, देखिए ये निकला, ये ऐसे एक और डेवलप हो गई। तो ये मुकुल कहलाते हैं, बडिंग मेथड है। और इसमें क्या है, ये कोशिकाएं हैं, ये जो कोशिका है तो ये कोशिका टूट जाती है, अलग हो जाती है कोशिका, एक कोशिका अलग हो जाती है, और फिर उसमें इस तरह से बड्स निकलती हैं, कलिकाएं निकलती हैं, और इस तरह से ये हमने कहा ये बडिंग मेथड है, मुकुलन विधि है। ये सैक्रोमाइसी सेरेविसी, इसको हम कहते हैं ईस्ट में ये मेथड पाया जाता है, ठीक है ना। ईस्ट कोशिका के बारे में आप देखें, ईस्ट कवक होता है, कवक में ये मेथड होता है मुकुलन विधि से या बाई बडिंग मेथड। इसके बाद इसमें जैसे हाइड्रा के बारे में, ये तो ईस्ट का बता दिया मैंने। अब इसी का एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, हाइड्रा क्या है। देखिए हाइड्रा है देखिए ये एक स्ट्रक्चर है अमीबा की, और ये इसका हम कुछ पश्चिमी देश हैं उनमें स्टोरी उनकी अध्ययन करेंगे उसमें। तो वो एक देवता, उनका एक कोई देवता है, और उसमें ये कहते हैं कि उसमें वो राक्षस था, कोई कहते वो राक्षस था, और उसकी असंख्य भुजा हुआ करती थी, अनेक भुजाएं होती थी, और अनेक भुजाएं जो थी वो अपने शिकार को, जिसको पकड़ के आक्रमण कर दिया करती थी। इसके बारे में हमने सुना है, देखा तो मतलब सुना है। और अपने उसमें भी वो कहते हैं कि जो राक्षस कुछ होते थे ऐसे, देवताओं और दानवों में जब युद्ध होता था तो वो क्या है, एक दानव से दूसरे दानव उत्पन्न हो जाते थे। मतलब जैसे कहते हैं कि एक सिर काट दिया, दोबारा फिर से निकल आया। तो इस तरह से वो कहानियां हमने सुनी हैं। तो अब फिर धीरे धीरे करके ये बताया
तो इस तरह की इसकी भुजा है। और यहाँ से ये यहाँ पर धीरे धीरे करके ये उभार इसमें होता है और फिर ये उभार बढ़ता जाता है। ये ऐसे करके ये उभार ये हो गया। अब ये उभार हो गया, इसमें से ऐसे करके ये इसके स्पर्शक हैं टेंटिकल्स, ये ऐसे करके ऐसे उत्पन्न होते हैं ये। और उत्पन्न होने के बाद ये अब धीरे धीरे ये हिस्सा है यहाँ से अलग हो जाता है। जब यहाँ से हिस्सा अलग हो जाएगा और फिर नया जीव बन जाता है, तो ये हाइड्रा एक जीव है, तालाबों झीलों में पाया जाता है। तो हाइड्रा में ये मेथड है, बडिंग मेथड है, ये पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये इसका बता दिया मैंने मुकुलन द्वारा। अगला आता है इसमें बीजाणुओं द्वारा, बाई स्पोर्ट। ठीक है ना, बीजाणुओं द्वारा। बाई स्पोर्ट। अब बाई स्पोर्ट क्या है, बीजाणु द्वारा कैसे? देखिए कवक होते हैं, राजोपस कवक है, म्यूकस कवक है, तो उसमें से इस तरह से ये इस तरह से ये इसमें ये बीजाणुधानी है, बीजाणुधानी है, स्पोरेंजिया कहते हैं। ये कवक जाल है, माइसीडियम कहलाता है कवक जाल। और ये इसमें बताया था कि ये इसमें ये बार कवक जाल में जब ये स्पोरेंजिया है, कवकधानी होती है, और बीजाणुधानी से कहते हैं। बीजाणुधानी जब फट जाती है तो इससे स्पोर्स हैं, बीजाणु हैं, वो बाहर ऐसे छितर जाते हैं, ऐसे कोई कहीं गिरेगा, फिर ये इनमें अंकुरण हो जाता है। अंकुरण हो जाता है तो ये राजोपस और म्यूकर कवक में ये पाया जाता है। इस तरह से राजोपस है, ठीक है, और म्यूकर है, इन कवक में इस तरह से जनन होता है। ठीक, तो ये इनमें बता दिया हमने। तो इस तरह से ये इस तरह का इसमें जनन हो गया। अब एक आता खंडन द्वारा। ठीक, अगला है बीजाणु द्वारा, अगला आएगा ये खंडन द्वारा। क्यों? खंडन द्वारा क्या है, बात मत करिए, मैंने कहा म्यूट कर लो ना, मैं क्लास छोड़ दूंगा, नहीं तो फिर मैं। देखिए खंडन द्वारा अब क्या है, शैवाल है, तालाब में पाया जाता है, झीलों में, नदियों में, समुद्रों में शैवाल होते हैं। तो शैवाल के जो तंतु हैं वो इस तरह से शैवाल है, ये इस तरह से शैवाल की कोशिका है, ये इस तरह से शैवाल की मान लो कोशिका है। और इसमें ये क्या है, देखिए ये शैवाल कोशिका है, शैवाल तंतु है। तो इसमें क्या होता है, ये दो भागों में, मतलब बाई एक्सीडेंट, दुर्घटनावश तंतु टूट जाते हैं। तालाबों में, झीलों में, मान लो तालाबों में जानवर वगैरह अपने जाते हैं पानी पीने के लिए, घुसते रहते हैं, तो उनके पैरों से ये टूट जाते हैं।
तो इससे टूट करके मान लो यहाँ से टूट गया, तो टूट करके एक वो तंतु वो अलग अलग नए तंतु विकसित हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं खंडन द्वारा। तो एक तो ये शैवालों में ये पाया जाता है, ठीक है ना। किस होता है? शैवालों। शैवालों में इस तरह का जनन होता है, ठीक है। इसको कहते हैं खंडन द्वारा। आगे एक आता है इसमें पुनर्जनन द्वारा। अब पुनर्जनन क्या है? रीजनरेशन। अब पुनर्जनन में क्या है? देखिए एक जीव है, उसके मान लो आपने 10 टुकड़े कर दिए तो 10 नए जीव पैदा हो जाते हैं, ठीक है। अब एक ही जीव या शरीर से, अब जैसे हमने एक लिया प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया में इस तरह का जनन होता है। ये प्लेनेरिया है और ऐसे करके प्लेनेरिया है और ये ऐसे। तो प्लेनेरिया है, देखा हमने, ये इसका हेड है, ये टेल है, और यहाँ से ये हिस्सा अलग कर दिया काट के, और यहाँ से ये पूंछ अलग कर दी। अब ये अलग कर दिया तो फिर इनमें क्या होगा? ये सिर है, सिर आगे रहेगा, सिर विकसित होगा। और सिर विकसित क्या होगा? ये ऊपर का हिस्सा सिर है, सिर के बाद इसके दूसरे हिस्से है नीचे का हिस्सा, वो विकसित होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू होगा, और बढ़ करके उन्हें एक प्लेनेरिया बन जाएगा। देखा, ये देखिए एक नया प्लेनेरिया बन गया ये। और ये है, यहाँ से देखते हैं, ये इसका धड़ है, आगे इसका सिर बनना शुरू हो जाएगा, ये सिर बन जाएगा और सिर बन जाएगा ऐसे करके, और फिर ये नया प्लेनेरिया बन जाएगा। लीजिए, इससे भी बन गया। फिर अब पूंछ वाला हिस्सा है, इससे भी नया प्लेनेरिया बन जाता है। ऐसे करके ऐसे दिया, पूरा सिर बनेगा, धड़ बनेगा इसका, और ऐसे करके ये इससे ये माने, हाँ ये है इस तरह से नया प्लेनेरिया। माने एक प्लेनेरिया से 3 प्लेनेरिया बन जाते हैं। तो प्लेनेरिया बन जाते हैं, तो हमने कहा ये क्या है? एक प्लेनेरिया से 3 प्लेनेरिया बनना, ये एक कौन सा है? ये पुनर्जनन है, रीजनरेशन है। छिपकली की पूंछ, माने ये तो आपने देखा नहीं, हमने कहा हमने नहीं देखा। अब छिपकली देखी है, छिपकली की पूंछ टूट जाती है, कभी भी आप पकड़ लीजिए, दबा दिए, वो तोड़ के भाग जाएगी। और फिर उसकी वो छिपकली है, लिज़ार्ड है, उसकी पूंछ बन जाती है, पूंछ विकसित हो जाती है। तो पूंछ बन जाती है, तो हमने कहा ये कैसे हुआ? ये माने रीजनरेशन के कारण है। स्टारफिश है, स्टारफिश की हम भुजाएं अलग अलग कर दें तो जितनी भुजा 5 भुजा अलग अलग कर दो, 5 स्टारफिश बन जाएंगे। हाइड्रा है, हाइड्रा को हमने कहा उसको काट दीजिए बीच से, तो 2 नए हाइड्रा बन जाएंगे। तो इस तरह से एक जीव से अनेक जीव विकसित हो जाते हैं। इसको पुनर्जनन या रीजनरेशन कहते हैं, और ये भी एक अलैंगिक जनन का एक भाग है। इसके बाद कायिक प्रवर्धन के बारे में बताएंगे हम, फिर कितना समझ में आ गया होगा आपके में। क्या प्राकृतिक रूप से जब पौधे के किसी भाग, जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधों का जन्म होता है। अब कैसे होता है हम देखते हैं, जैसे शीशम है। अब शीशम का पेड़ आपने यहाँ खड़ा देखा, उसके आसपास उसका जो जड़ें हैं, जड़ों से कलिकाएं निकलती हैं, बढ़ने लगती हैं, और वहां पर शीशम के पौधे आपने देखे। वो जड़ों के द्वारा उनको हम अगर जो पौधे हैं उन्हें काट करके जड़ से वो अलग कहीं लगा दें तो वो नए पौधे हो जाते हैं। तो हमने कहा है जड़ के द्वारा शीशम नए पौधे विकसित हो जाते हैं। तो इसको हमने कहा है कायिक जनन है, ठीक है ना। कायिक जनन बहुत से पौधे की तरह होते हैं, अपने आप टूट जाते हैं और वो नए पौधे बन जाते हैं, ठीक है। अब पत्ती वाला ऐसे ही कुछ पौधे हैं, उनकी पत्तियों से नए पौधे विकसित हो जाते हैं, उसे हम ये कायिक जनन है। तो कायिक जनन होता है प्राकृतिक रूप से होता है। दूसरा आता है कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन का मनुष्य होगा,
के द्वारा पौधे का कोई भाग है, जड़ है, तना है, पत्ती है, कलिका है, उससे हम नए पौधे विकसित कर देते हैं। उसे हम कहते हैं काय प्रवर्धन। अब हमने कहा कैसे, तो इसकी विधियां, तो जैसे सबसे सरल तरीका है कलम द्वारा, बाई कटिंग। तो कलम द्वारा नए पौधे विकसित हो जाते हैं, इसको हमने कहा ये कटिंग कलम द्वारा। अब कैसे, अब हमने कोई जैसे मान लो ये एक गुलाब का है, टहनी दिखाई दे रही है, और इसमें से हमने लिया चाकू से एक इसका पीस, इसको काट लें, इस तरह से काटेंगे से, अब इधर से भी काट लें, और काटने के बाद ये हमारे पास ये मान लो ये दिखाई दे रहा है, ये हमने गुलाब की एक टहनी तने का एक भाग काट लिया, और इसको हम क्या करें, ये हाँ अभी लो, तो इसे जैसे हमने काटने के बाद अभी लीजिए, एक मिनट अभी लीजिए। देखिए ये हमें दिखाई दे रहा है, इसमें हम एक इसको तिरछा करके इसमें मिट्टी के अंदर लेयर में इसको दबा देंगे, और ये तिरछा करके ऐसे करके दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से इसमें दबाएंगे, और ये इसको पानी लगाएंगे, ठीक है, पानी लगा देंगे इस तरह से। ये होगी गुलाब की कलम, गुलाब की कलम लगाते हैं, देखा होगा। तो ये गमला है, हमने कहा गमले में एक प्रतीकात्मक रूप से दिखा रहे हैं, गमले में ये हमने गुलाब की तने की शाखा है, उसको इसमें लगाते हैं, इसमें पानी देंगे, और इसमें धीरे धीरे करके, ये बरसात का मौसम है इस समय, ये अच्छा मौसम है, इसमें नए पौधे विकसित हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही हमने कहा जैसे गन्ना है, किसान है, गन्ना है, गन्ने का, और ये गुलाब है, ठीक है, गुलाब है, और गन्ना, गन्ना जो है किसान है, जो गन्ना बोते हैं खेत में खेती करते हैं, तो उसमें गन्ने का ऐसा टुकड़ा लेते हैं, टुकड़े जिसमें उसी दानों पर कलिका पाई, हमने कहा देखिए एक हमने दिया इस तरह से गन्ने का टुकड़ा लिया है, उसका इस तरह से उसको हमने काटेंगे, और इस तरह काटने पर ये किसी गांठ पर एक आगा और यहाँ पर एक कलिका ऐसे उसको ये ऐसे करके एक कलिका कैसे एक है यहाँ पर इसकी एक गांठ यहाँ पर और यहाँ पर साथ में ऐसे करके कलिका होती है। हम इस कम से कम 2 या 3 कलिका होना चाहिए, ठीक है, 2 या 3 कलिका होनी चाहिए। तो ये इसको ऐसे करके ये हमने लिया, इसमें ये गन्ने का टुकड़ा है, ये गन्ने का तने का टुकड़ा है, इसको कलम क्या कहेंगे, गन्ना है, ठीक है, गन्ने का टुकड़ा कह सकते हैं, ठीक है, गन्ने का टुकड़ा है, इसमें गांठें जो होती है, पर्व संधियां हैं, ये पर्व क्या कहना है, बीच में पर्व संधि है, तो पर्व संधियों पर ऐसे कलिकाएं जिन्हें कहते हैं आंख, क्या कहते हैं, आंख कहते हैं, और आंख अगर इसमें है तो कलिकाएं आगे बढ़ेगी, अब कलिका बढ़ेगी, हम इसको जमीन में दबा देते हैं, एक बड़े खेत में जो है हल के ट्रैक्टर के द्वारा, हल के द्वारा एक उसके कोड बना देते हैं, नालियां बना देते हैं, उनमें ये टुकड़े डालते जाते हैं एक दूरी पर। आपने कहा एक कदम पर रखना है, 60 सेंटीमीटर दूरी पर या कितने सेंटीमीटर रखना है, वो अपना वहां से डालते जाते हैं, और फिर मिट्टी से वो उनको दबा, मिट्टी से आपको दबा देते हैं। तो दबाने पर ये इस तरह से, ये इस तरह से बताया था, कलम बन जाती है,
और ये कलम है, इसमें मान लीजिए यहाँ पर ये कलिका है और ये कलिका है, इस तरह से गणित कराती है और इसको लिखना है कलिका। आँख जोड़ते हैं या कलिका बोलते हैं और इस तरह से एक करने से कुछ समय बाद उसमें से नया पौधा करने का विकसित हो जाता है, बढ़ता है और उसकी राय बढ़ाई करते हैं तो उस गन्ने के पौधे से अनेक कलिकाएं विकसित होती है। फिर एक उसमें टुकड़े से कई गन्ने के तने एक साथ विकसित हो जाते हैं। तो हमने कहा कलम के द्वारा हम गुलाब है, गुड़हल है, गन्ना है, ठीक है, विकसित करते हैं। इसको कलम कटिंग मेथड है। चलिए ये हमने बताया इसका कलम बनाने की मेथड कैसे होती है। अब इसके बाद क्या है, चलिए दूसरा आता है ये इसमें दाग कलम, ठीक है, दाग कलम बनाना या दाग बनाना भाई ये भी करता है दाग, इसको दाग कलम कहते हैं, दाग बनाना या ये तो दाग बनाना इसको क्या है जैसे गुलदावरी है, ठीक है, गुलदावरी है, से ऐसे पौधे हैं जिनके तरह देखते हैं। तो हमने क्या काम किया, जैसे आपने ये लिखा कि गुलदावरी का नाम है ऐसे करके है है आगे बढ़ रहा है, ऐसे करते हैं तो उसकी एक शाखा है ऐसे, ठीक है, हम लोग ये यहाँ पर लगा हुआ है या इसका बता रहा है और उसकी शाखा है ऐसे हम ऐसे, ठीक है, और उसका से दबा इसमें जो पत्तियां